Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is ascent of sap. आज हमने प्लांट की ट्रांसपोर्ट में देखना है कि प्लांट के अंदर जो रूट के अंदर वाटर एब्जॉर्ब हुआ था वो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है। एसेट कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट को, और सैप कहते हैं कि फ्लूइड दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन जाइलम वेसल इज नोन एज सैप। तो आज हमने देखना है कि वाटर एंड मिनरल्स जो कि सैप है जाइलम के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होता है वो अपवर्ड किस तरह मूव करता है थ्रू जाइलम वेसल। तो इसमें हम देखेंगे कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। पहले हम समझेंगे कि कोहेरेंट टेंशन थ्योरी क्या है। तो ये प्रपोज्ड की थी डाइक्सन ने, और ये थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम रूट टू लीव्स। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कोहेरेंट। कोहेरेंट कहते हैं अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज नोन एज कोहेरेंट। ये जो डायग्राम नज़र आ रही है इसमें दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं। इन दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो आपस में अट्रैक्शन है उसे कहते हैं कोहेरेंट। सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन है या अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज कोहेरेंट। ये जो कोहेसिव फोर्स है ये वाटर के मॉलिक्यूल को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है, और ये जो आपस में अट्रैक्शन है ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज टेंशन। व्हाट इज टेंशन? टेंशन कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में वो सरफेस टेंशन काज करती है। तो ये कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस टेंशन। तो ट्रांसपायरेशन प्रोवाइड एनर्जी और फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जब एक वाटर का मॉलिक्यूल ट्रांसपायर होगा तो उसके ट्रांसपायर होने की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल में भी टेंशन होगी, सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो मॉलिक्यूल भी पुल होगा। तो ये जो टेंशन है इसकी वजह से 200 मीटर तक भी वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक प्लांट के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट एडहियन। व्हाट इज एडहियन? एडहियन कहते हैं अट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल। इसमें वाटर और जाइलम वेसल है उसकी जो वॉल है उसके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी उसे कहते हैं एडहियन। तो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के ज़रिए से, एक तो कोहेरेंट की वजह से वाटर मॉलिक्यूल की आपस में जो अट्रैक्शन है उस वजह से, और दूसरे है एडहियन की वजह से। कॉलम ऑफ वाटर नॉट ब्रेक इन जाइलम। सेल वॉल की कंपोजिशन है वो एडहियन की रिस्पॉन्सिबल है। इसकी एडहेसिव फोर्स प्रोवाइड करती है। इसके अंदर जो सेलुलोज, लिग्निन या दूसरे कंपाउंड होंगे वो वाटर को इम्बाइब करेंगे, जज़ब करेंगे। ये जो डायग्राम है इसमें भी क्लियरली शो हो रहा है कि वाटर के आपस में जो अट्रैक्शन है ये कोहेरेंट है, और जो जाइलम की वॉल के साथ अट्रैक्शन है इसे एडहियन कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो है स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल। ये जो जाइलम वॉल है ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी, ये इनवर्ड बेंड नहीं होती। इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो जो जाइलम वॉल है इसके अंदर सेलुलोज और लिग्निन होता है सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर। ये लिग्निन और सेलुलोज इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। ये जो दो फैक्टर हैं कोहेरेंट एंड टेंशन और दूसरा ट्रांसपायरेशन पुल, ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी ताकि वाटर ट्रांसपोर्ट हो कोहेरेंट एंड टेंशन की वजह से, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के आपस में अट्रैक्शन की वजह से और वाटर मॉलिक्यूल के ट्रांसपायर होने की वजह से जो उसमें टेंशन होती है उस वजह से वाटर अपवर्ड मूव करेगा फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ये जो स्पीड है अगर टाल प्लांट की बात करें तो उसमें 8 मीटर पर आवर होती है, और ओवरऑल हम बात करें तो जो एवरेज स्पीड है वो 1 मीटर पर आवर होगी। आगे व्हाट इज ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसपायरेशन पुल। सबसे पहले ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन इज द वाटर एवेपोरेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। 3 तरह की होती है, स्टोमेटा के जरिए से, क्यूटिकल के जरिए से और लेंटिसेल्स की मदद से। अब इसमें ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के ज़रिए से जब वाटर ट्रांसपायर होता है तो लीफ के अंदर मीजोफिल सेल होते हैं।
इन मेसोफिल सेल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, यानी कि जब एक वाटर का मॉलिक्यूल ट्रांसपायर होगा, रिमूव होगा प्लांट की सरफेस से, तो मेसोफिल सेल में वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा वाटर के लॉस होने की वजह से। अब जो मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल ने ये काम करना है कि जो लीफ की जाइलम वेसल नज़र आ रही है, यहाँ से वाटर को उसने अपटेक करना है बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के ज़रिए से ये वाटर जाइलम से लीफ के मेसोफिल सेल में चला जाएगा। अब जब मेसोफिल सेल में चला जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल जो जाइलम के अंदर मौजूद था, जो ऑस्मोसिस के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट हुआ है, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच था बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अटैच था, तो जब एक मॉलिक्यूल जाइलम वेसल से मेसोफिल सेल में जाएगा तो दूसरे जाइलम वेसल में दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह दूसरे मॉलिक्यूल में भी फोर्स लगेगी, वो भी पुल होगा, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो तीसरे को, तीसरा चौथे को, अप टू सो ऑन। इस तरह पूरी स्टेम के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे को पुल करेंगे ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरीके से वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम रूट टू लीव्स, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल की आपस में जो अट्रैक्शन थी, जो कोहेजन थी, उसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट होंगे। इसके बाद व्हाट इज ट्रांसपायरेशन पुल? ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं कि ये जो कॉलम बना है वाटर का जाइलम के अंदर, इसकी पुलिंग फोर्स ड्यू टू ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर इज नोन एज ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल जो है, पुलिंग रिड्यूस वाटर पोटेंशियल इन रूट्स, जिसकी वजह से रूट्स के अंदर वाटर पोटेंशियल कम होगा और वो सॉइल से वाटर रूट्स के अंदर आ जाएगा। अब है रूट प्रेशर। क्या होता है रूट प्रेशर? से मुराद है कि जाइलम के अंदर प्लांट के जो सेल हैं जाइलम वेसल के, वो ये काम करते हैं कि सैप जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसके अंदर साल्ट और सैल्यूट, डिफरेंट सैल्यूट सिक्रीट करते हैं। उन सैल्यूट की वजह से वाटर पोटेंशियल जो रूट के अंदर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ होने की वजह से जो पानी है वो प्लांट के अंदर आएगा ऑस्मोसिस के ज़रिए से। जब पानी अंदर आएगा तो उसकी वजह से रूट्स वाली साइड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जब रूट्स में हाइड्रोस्टैटिक या वाटर का प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो उस प्रेशर की वजह से पुश होगा, पानी अपवर्ड होगा। पहले ट्रांसपायरेशन की वजह से पुल हो रहा था, अब रूट में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये पुश हो रहा है। तो ये जो रूट प्रेशर का फैक्टर है ये लीस्ट इफेक्टिव है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ज़रूर है। थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है वो रूट प्रेशर की वजह से होती है। 100 टू 200 किलो पास्कल जो फोर्स है वो जनरेट होती है। नेक्स्ट इज गुटेशन। गुटेशन क्राइंग प्लांट। गुटेशन के बारे में कहा जाता है ये भी रूट प्रेशर की वजह से ही डेवलप होता है। रात को जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होती, तो उस वक्त इसके स्पेशल ग्लैंड होते हैं प्लांट के, जिन्हें कहते हैं हाइड्रोथॉइड्स। हाइड्रोथॉइड्स या स्क्रीटिंग ग्लैंड्स हैं, ये इनसे जो वाटर लॉस होता है उसे कहते हैं गुटेशन या क्राइंग प्लांट्स। ये ज़्यादातर सुबह के वक्त प्लांट के सरफेस की टिप पे नज़र आते हैं, जो ग्रासेस हैं उनके लीव की टिप पे होंगे। तो ये ड्यू ड्रॉप से इस तरह मुख्तलिफ हैं कि ड्यू ड्रॉप रेंडमली होते हैं और वो इन्वायरमेंट में वाटर वेपर्स की कंडेंसेशन से होते हैं, जबकि गुटेशन जो है वो रेंडमली नहीं होते, ये टिप ऑफ ग्रासेस में होंगे, टिप पे होंगे, जिस तरह डायग्राम में शो भी हो रहा है। और ये इसके अंदर जो ग्लैंड हैं, स्क्रीटिंग ग्लैंड या हाइड्रोथॉइड्स, इसकी वजह से होते हैं। ट्रांसपायरेशन जब सप्रेस होती है स्टोमेटा के क्लोज होने की वजह से, उस वक्त ये ज़्यादा नोटेबल होते हैं, यानी कि रात के वक्त ये गुटेशन का प्रोसेस होगा और ये ड्यू टू पॉजिटिव रूट प्रेशर उस वजह से होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ इम्बाइबिशन, यानी कि पानी जज़ब होना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है जो 1874 में सैक्स ने इसको पहली प्रपोज किया था कि सेल वाल जो है इसके सेलुलोज और लिग्निन कंपोनेंट हैं, पेक्टिन भी होता है इसमें। इनकी ये एबिलिटी है, जब ये ड्राई होते हैं तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर जब ये एब्जॉर्ब करेंगे, डिज़ोल्व नहीं करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से इनका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। ये जो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा ये इरिवर्सिबल नहीं होगा, बल्कि ये रिवर्सिबल होगा, यानी कि बाद में ये वाटर डिज़ोल्व नहीं होगा, ये बाद में वापस प्लांट के सेल वॉल से निकल के वापस जाइलम वेसल के अंदर भी आ सकता है। रूट इम्बाइब वाटर
इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि ये ज़ायरा यूज़ नहीं कर रहे तो लिहाजा ये कुछ टाइम के बाद ये वापस जाइलम वेसल के अंदर आ जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है इन जर्मिनेटिंग सीड। सीड को रैप्चर करते वक्त जब सीड के ग्रोइंग सीजन होता है उस वक्त वो सीड वाटर एब्जॉर्ब करता है। जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी वजह से सीड कोट सॉफ्ट हो जाएगा और वो रैप्चर हो जाएगा। इसके बाद है ब्लीडिंग। ये प्लांट में इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। जब प्लांट को टैपर किया जाए, कट किया जाए, तो कट करने की वजह से उसके अंदर जो सैप है वो कंसिडरेबल फोर्स से रिमूव होता है। जब प्लांट के अंदर से सैप बहना शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं ब्लीडिंग। ये ज़्यादातर ग्रेप्स, वाइन और पाम के अंदर होता है। ये एक स्लो प्रोसेस है। ये भी पाम्स के अंदर 10 to 15 लीटर पर डे भी सैप फ्लो कर सकता है ड्यू टू कटिंग और ब्लीडिंग। इसके अंदर शुगर होगा, वाटर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये चीज़ें सैप से रिमूव होंगी ड्यू टू ब्लीडिंग। इसकी रीज़न जो है वो ये है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये रिमूव होगा। तो मेन काज ऑफ ब्लीडिंग इज़ आल्सो रूट प्रेशर। रूट प्रेशर भी इसका एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। ये ब्लीडिंग शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसके आएगा, तो लिहाजा ये कोहेरेंट टेंशन थ्योरी एक लॉन्ग क्वेश्चन था और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी डिफरेंट बनते हैं। आज के लिए इतना ही। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।